पिछले वीडियो में हमने 1 से 7 तक के सभी सवालों को हल किया था। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल को समझते हैं। हम एक धनात्मक पूर्णांक n लेंगे, फिर हम इसे n स्क्वायर माइनस n में बदलेंगे और फिर n स्क्वायर n जो संख्या मिलेगी वह 2 से विभाजित होगी। इस सवाल को सिद्ध करने से पहले हम 24 का गुणनखंड करेंगे और हमें ये सभी संख्याएं मिलेंगी। इनमें से हर एक संख्या से 24 पूरी तरह से कट रहा है, यानी ये सभी संख्याएं 24 के गुणनखंड यानी फैक्टर हैं। ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी n बराबर 2q या 2q प्लस 1 होगा। अब हम इसी रूप को q लिख रहे हैं क्योंकि हमें सवाल में दिया गया है कि n स्क्वायर माइनस n को 2 से विभाजित करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सवाल में जो कहा गया है वह सही है या नहीं। n की जगह पर 1 रखेंगे और हमें 0 मिलेगा। n की जगह पर 2 रखेंगे और हमें 2 मिलेगा जो 2 से कट रहा है। n की जगह पर 3 रखेंगे और हमें 6 मिलेगा जो 2 से कट रहा है। n की जगह पर 5 रखेंगे और हमें 20 मिलेगा जो 2 से कट रहा है, यानी सवाल सही है। चलिए पहले केस को देखते हैं। हम n के जगह पर 2q रखेंगे। यहाँ 2q का होल स्क्वायर 4q स्क्वायर होगा। माइनस 2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों पदों में से 2 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के भीतर 2q स्क्वायर माइनस q बचेगा। अब 2 को लिखेंगे और ब्रैकेट के भीतर के सभी संख्याओं को r मान लेंगे। अब चूंकि 2n स्क्वायर माइनस n का एक गुणनखंड है, यानी 2 इस पूरे नंबर को भाग दे रहा है। जैसा कि हमने अभी देखा था, 24 के जितने भी गुणनखंड है वे सभी 24 को भाग दे रहे हैं। केस 2 को देखते हैं। अब की बार n के जगह पर 2q प्लस 1 रखेंगे। अब n स्क्वायर का मतलब 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा और माइनस n के जगह पर माइनस लिखकर 2q प्लस 1 ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे। 2q प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब 2q प्लस 1 पहले पद में है और साथ ही यह दूसरे पद में भी है, यानी इसे कॉमन लिया जा सकता है। अब इसमें से 2q प्लस 1 बचा है, इसे लिख लेंगे और यहाँ 1 बच रहा है, यानी हम माइनस 1 लिखेंगे। अब ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देंगे। अब प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी 2q को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब 2 इस पूरे नंबर के साथ गुना में है, यानी इस पूरे नंबर को r लिखेंगे और हमें 2r मिलेगा, यानी 2n स्क्वायर माइनस n को विभाजित कर रहा है। अगले सवाल को देखते हैं। फिर से हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। जब हम n के जगह पर 1 लेंगे तो हमें 0 मिलेगा। 2 लेते हैं तो हमें 3 मिलेगा जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। फिर भी हमें सम संख्या नहीं लेना है क्योंकि सवाल में विषम संख्या लेने की बात कही गई है। चलिए अब हम 3 लेंगे, यह विषम संख्या है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, जिसमें से 1 घटाने पर 8 मिलता है जो 8 से विभाज्य है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, जिसमें से 1 घटाएंगे तो 24 मिलेगा जो 8 से विभाज्य है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, जिसमें से 1 घटाने पर 48 मिलता है जो 8 से विभाज्य है। यहाँ हमने गलती से 2 लिख दिया है, यहाँ पर 8 रहेगा। अब सवाल पर आते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम कौन सा रूप लें जिससे सवाल जल्दी और आसानी से हल हो जाए। हम ए वाला फॉर्म भी ले सकते हैं जिसमें 8 मौजूद है, यानी इन 8 रूपों से हम हर एक पूर्णांक को दिखा सकते हैं। इसमें से 4 सम पूर्णांक है और 4 विषम पूर्णांक है, और हमें सवाल में बताया गया है कि विषम पूर्णांक को ही लेना है, यानी हम इन चारों फॉर्म को ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जितने भी विषम पूर्णांक है उन सभी को इन चारों रूपों से दिखाया जा सकता है। और अब हम इनमें से हर एक को बारी बारी से n स्क्वायर माइनस 1 में रख कर चेक करेंगे कि यह नंबर 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं। हम इस रूप को लेकर भी चेक कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि इस बार हमारे पास 8 नहीं 3 ही रूप है चेक करने के लिए, और आप इन तीनों रूपों से हर एक धनात्मक पूर्णांक को दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है। हम अगर 3q में q के जगह पर 1 लेंगे तो 3 मिलेगा, 2 लेंगे तो 6 मिलेगा और 3 लेंगे तो 9 मिलेगा। यानी यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 3q सम है या विषम है। भले ही 3 का स्क्वायर 9 होता है, जिसमें से 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा जो 8 से विभाजित हो रहा है। हम फिर भी इसे नहीं लेंगे। अब इस रूप को देखते हैं। इसमें 4 दिया गया है और इन चारों रूपों से हर एक धनात्मक पूर्णांक को दिखाया जा सकता है, चाहे वह सम हो या विषम। यानी 4q और 4q प्लस 2 से हम हर एक सम पूर्णांक को दिखा सकते हैं, क्योंकि q के जगह पर हम चाहे कुछ भी लिखें, ये दोनों संख्याएं हमेशा सम ही रहेंगी। और इन दोनों रूपों से हर एक विषम पूर्णांक को दिखाया जा सकता है। हमारे सवाल में विषम पूर्णांक ही लेने की बात कही गई है, इसलिए हमारी एक शर्त तो पूरी हो रही है।
अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ हमें 4 का रूप दिया गया है और यहाँ हमें n का स्क्वायर लेना है, यानी हम 4q+1 और 4q+3 इन दोनों ही केस में स्क्वायर लेंगे। और आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि 8 से बड़ा भी है और 8 से भाग भी दिया जा सकता है। यानी 4q+1 और 4q+3 सभी विषम पूर्णांकों को दिखाते हैं और साथ ही 8 से भाग दिए जाने का भी चांस है, इसलिए हम इन्हीं दोनों रूपों को लेंगे। हम यहाँ मौजूद 4 विषम पूर्णांकों के रूपों को भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसे बनाने में ज्यादा समय देना पड़ेगा, इसलिए हम 4q+1 और 4q+3 को ही लेंगे। इसलिए हम इन चीजों को लिखेंगे जो अभी समझे हैं। अब हम पहले केस को चेक करेंगे। जब n बराबर 4q+1 है तो हम n स्क्वायर के जगह पर 4q+1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और -1 को ऐसे ही लिख देंगे और 4q+1 के होल स्क्वायर में a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ a स्क्वायर 4q का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 4q × 1 होगा और -1 को तो ऐसे ही लिख देंगे। 4q के होल स्क्वायर को 16q स्क्वायर लिख सकते हैं। एक स्क्वायर को 1 लिखेंगे और इस पूरे नंबर को 8q लिखेंगे और -1 को बस ऐसे ही लिख देंगे। अब +1 और -1 0 बन जाते हैं। यहाँ 16 को 2 × 8 लिख सकते हैं, यानी अब इन दोनों पदों में से 8 को कॉमन लिया जा सकता है और ब्रैकेट में 2q² + q मिलता है। और इस तरह हम देखते हैं कि 8n² - 1 का एक गुणनखंड है, यानी 8n² - 1 को विभाजित करता है। अब केस 2 को देखते हैं। अब की बार n बराबर 4q+3 लेंगे, यानी हम केस 1 को ही यहाँ लिखेंगे और 1 के जगह पर 3 लिखेंगे, क्योंकि अब की बार 3 ही लेना है। फिर से 4q का होल स्क्वायर 16q² होगा, 3 ² 9 होगा और इस पूरे नंबर को 24q लिखेंगे। यहाँ 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 मिलेगा। यहाँ 16 को 8 × 2, 24 को 8 × 3 लिखेंगे। अब आप इन तीनों पदों में से 8 को कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के भीतर चाहे कोई भी नंबर हो, 8 हमेशा इसके साथ गुना में रहेगा, यानी 8n² - n को भी विभाजित करता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो n² - 1 8 से विभाजित होगा। 10वें सवाल को देखते हैं। सवाल को पहले आसान भाषा में समझते हैं। हमें कोई भी दो विषम संख्याएं x और y लेनी है। ध्यान दे x और y दोनों ही अलग विषम पूर्णांक हैं। अब हम x² + y² करेंगे तो पाएंगे कि यह संख्या सम है, लेकिन 4 से विभाजित नहीं हो रही है। इस सवाल को बाद में बनाएंगे, पहले इसे ठीक से समझते हैं। 3 एक विषम संख्या है और 5 भी एक विषम संख्या है। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है और 5 का स्क्वायर 25 है। दोनों को जोड़ने पर 34 मिलेगा और 34 को 4 × 8 + 2 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दे, जब हम इस संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, यानी यह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, लेकिन यह एक सम संख्या है। अब हम 7 और 9 लेंगे, दोनों ही विषम पूर्णांक है। 7 का स्क्वायर 49 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा। दोनों को जोड़ने पर 130 मिलेगा। 130 को 4 × 32 + 2 लिख सकते हैं, यानी 130 सम तो है, लेकिन 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। चलिए अब अपने सवाल को हल करते हैं। तो हमारे पास दो संख्याएं x और y हैं और दोनों ही विषम पूर्णांक हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम 2q और 2q+1 को लें या इन चारों फॉर्म्स को लें जिसमें 4 मौजूद हैं, क्योंकि सवाल में तो यही दिया गया है कि हमें 4 से भाग करना है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 वाले फॉर्म को लेंगे तब हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि 4 होता है, क्योंकि हमें स्क्वायर लेने के बाद ही 4 से भाग देना है। स्क्वायर लेने से पहले 4 से भाग नहीं देना है। अब यहाँ 2 में तो 4 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें 4 से भाग दिया जा सकता है, यानी 2 का स्क्वायर लेंगे तो हर बार यह 4 से कटेगा, यानी हम इस वाले फॉर्म को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि 4 से पूरी तरह से कट रहा है, यानी हम इस वाले फॉर्म को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। अब हर कोई चाहेगा कि हमारा सवाल जल्दी बने, यानी 2 वाले फॉर्म को लेना ही सही रहेगा। अब सवाल में हमें सिर्फ विषम पूर्णांक को ही लेना है, इसलिए 2q एक सम पूर्णांक है, इसे हटा देंगे और 2q+1 एक विषम पूर्णांक का रूप है और यह सारे के सारे विषम पूर्णांकों को दिखा रहा है, इसे हम ले लेंगे। 4 वाले फॉर्म में भी 4q और 4q+2 को हटा देंगे, क्योंकि ये सम पूर्णांक है, और 4q+1 और 4q+3 को ले लेंगे, क्योंकि ये विषम पूर्णांक है। अब हम x को 2m+1 मानेंगे और y को 2n+1 मानेंगे, क्योंकि ये दोनों ही विषम हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इसे
m और n q मान रहे हैं, हम इसे q से भी तो दर्शा सकते हैं। तो यहाँ हमें सवाल में ही दिया गया है कि दो विषम संख्याएं x और y है, यानी दोनों विषम संख्याएं अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ m और n ले रहे हैं, जो दर्शाता है कि 2m+1 एक अलग विषम पूर्णांक है और 2n+1 एक अलग विषम पूर्णांक है। आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं को q भी मान सकते हैं, यानी m और n को q से बदल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसे भी चेक करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि m और n एक ही विषम पूर्णांक है, तब हमें 3 और 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और इस वाले 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा और 18 को 2 गुना 8 प्लस 2 लिख सकते हैं। फिर से हम देख सकते हैं कि यह संख्या सम है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। हम 7 भी ले सकते हैं, तब हमें 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मिलेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी हमें 98 मिलेगा, जिसे 4 गुना 24 प्लस 2 लिख सकते हैं। फिर से हमें वही सम संख्या मिल रही है जो 4 से विभाज्य नहीं है, यानी हम एक ही जैसे विषम संख्याओं को भी इस सवाल को हल करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन क्या होता अगर सवाल में ही यह दिया होता कि x और y अलग अलग विषम संख्याएं हैं, तब हमें इसी m और n को लेना पड़ता। यानी हम इस सवाल में q को भी ले सकते हैं और m n को भी ले सकते हैं। यहाँ हम x और y को जोड़कर लिख सकते हैं, हमें 2m+1 और 2n+1 मिलेगा। चूंकि हमें x का स्क्वायर लेना है, इसलिए 2m+1 का भी स्क्वायर लेंगे। साथ ही हमें y का भी स्क्वायर लेना है, इसलिए हमें 2n+1 का भी स्क्वायर लेना होगा। अब 2m+1 का होल स्क्वायर 4m² प्लस 1 प्लस 4m होगा और 2n का होल स्क्वायर 4n² प्लस 1 प्लस 4n होगा। हम इन्हें सजाकर भी लिख सकते हैं। अब इन चारों पदों में से 4 को कॉमन ले सकते हैं और हम ब्रैकेट के भीतर के संख्याओं को r मान सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, हम अगर m और n के जगह पर q लिए होते तो भी हमें इस ब्रैकेट के अंदर q ही मिलता, यानी 4 हमेशा इस ब्रैकेट के भीतर के नंबर के साथ गुना में ही रहता। यानी चाहे हम इसे m n माने या q माने, 4 हमेशा इस पूरे ब्रैकेट के भीतर के नंबर के साथ गुना में ही रहता, यानी इस पूरे ब्रैकेट के भीतर के संख्याओं को r मान सकते हैं और हमें 4r प्लस 2 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि 4r प्लस 2 को जब 4 से भाग देंगे तो 2 हमेशा शेषफल में बचेगा, यानी x² प्लस y² सम संख्या है, लेकिन 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। इसे आप r के जगह पर 1 2 3 4 इन सभी नंबर्स को रखकर चेक भी कर सकते हैं। आप पाएंगे कि यह 4 से विभाजित नहीं हो रही है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में यह सवाल होगा कि क्या होगा अगर हम 2q+1 वाला फॉर्म नहीं ले पाए, यानी हमारे दिमाग में केवल 4q+1 और 4q+3 वाला फॉर्म ही याद आए, क्योंकि सवाल में डायरेक्ट यह पूछा गया है कि हमें 4 से भाग देना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इन दोनों फॉर्म को भी लेकर इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम पहले 4q+1 को चेक करेंगे, यानी हम x बराबर 4m+1 और y बराबर 4n+1 लेंगे। अब हम x और y का स्क्वायर करेंगे। यहाँ x² हमें 16m² प्लस 8m+1 मिलेगा और y का स्क्वायर 16n² प्लस 8n+1 मिलेगा। अब हम x² और y² को जोड़ेंगे, इसे हम सजाकर लिखेंगे और लास्ट में हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट के भीतर इतने सारे नंबर मिलेंगे। इन सबको हम r मान सकते हैं और हमें 4r प्लस 2 मिलेगा। फिर से हमें वही पहले वाला फॉर्म ही मिल गया और अब हम 4q+3 को देखेंगे। हमें x² कुछ इतना मिलेगा और y² भी मिल जाएगा। हम x² और y² को जोड़ेंगे। हम एक जैसे पावर वाले चर राशियों को एक साथ लिख सकते हैं और इसे आगे बढ़ाने पर हमें फिर से ब्रैकेट के भीतर बहुत सारे नंबर मिलेंगे और 4 इसके साथ गुना में मिलेगा, यानी हम इसे भी 4r प्लस 2 लिख सकते हैं। और इस तरह आप किसी भी फॉर्म को लेकर इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता। इस सवाल में यह नहीं बताया गया है कि किसी नंबर से भाग देना है या नहीं, यानी हम 2 भी ले सकते हैं। तब हमें 2 फॉर्म 2q जो सम पूर्णांक होता है और 2q+1 जो विषम पूर्णांक होता है मिलेगा। सवाल में हमें धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग लेना है, यानी 2q में हम अगर 2 का वर्ग लेंगे तो हमें 4 मिलेगा, जो कि सवाल में बताए गए 2 रूप 5q+2 या 5q+3 के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 3 से भी भाग नहीं देंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो 5q से मैच नहीं हो रहा। वैसे ही हम 4 भी नहीं लेंगे, लेकिन हम 5 को ले सकते हैं। यहाँ सवाल 5 को लेने का नहीं है, हम चाहे कोई भी संख्या ले लें।
हमें हमारा जवाब मिलना चाहिए। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, यानी हमें हमारा आंसर 5 से मिल सकता है। अब हम जब 5 वाले फॉर्म को ही ले रहे हैं तो हमारे पास 5 रूप 5 क्यूब 5 क्यूब + 1 5 क्यूब + 2 5 क्यूब + 3 और 5 क्यूब + 4 मिलेगा। यानी इन पांचों रूपों से हर एक धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं और यही तो हमसे पूछा गया है। हमने सभी धनात्मक पूर्णांकों को ले लिया है जो इन पांचों रूपों में दिख रहे हैं। अब हम बारी बारी से सबका वर्ग लेंगे और देखेंगे कि वे 5m+1 और 5m+3 के रूप में मिल रहे हैं या नहीं। चलिए पहले केस को देखते हैं। जब x बराबर 5q है, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 5m² को r मान सकते हैं और हमें 5r मिलेगा। यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, हमें r के जगह पर q लेना चाहिए था, क्योंकि सवाल में q ही दिया गया है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसे अपनी कॉपी में खुद से सुधार कर सकते हैं। यानी x² 5r के रूप का है, यानी इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q के रूप का है, यानी यह इन दोनों रूपों में से नहीं है। केस 2 को देखते हैं। अब की बार x बराबर 5m+1 लेंगे और 5m+1 का स्क्वायर लेंगे और हमें 25m² + 10m+1 मिलेगा। हम 25 को 5 गुना 5 और 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 5 को इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के भीतर 5m² + 2m मिलेगा और +1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ब्रैकेट के भीतर के सभी नंबर्स को r लिख सकते हैं, यानी हमें 5r + 1 मिलेगा। केस 3 को देखते हैं। अब की बार x बराबर 5m+2 लेंगे। हम ऊपर वाले सॉल्यूशन को ही यहाँ लिख देंगे, बस 1 के जगह पर 2 लिखेंगे। ये आप अपनी कॉपी में खुद से भी करके देख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब की बार हमें 5r + 4 मिलेगा। केस 4 को देखते हैं। फिर से हम हर जगह 3 लिखेंगे, क्योंकि हमने x बराबर 5m+3 लिया है। यहाँ हम 9 को 5 + 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 5 को यहाँ से कॉमन लेने वाले हैं। यहाँ से 5 को जैसे ही कॉमन लेंगे +1 ब्रैकेट के भीतर चला जाएगा, यानी फिर से हमें 5r + 4 मिल जाएगा। केस 5 को देखते हैं। हम 1 के जगह पर 4 लिखेंगे और पूरा का पूरा इक्वेशन बदल जाएगा। यहाँ 16 को 15 + 1 लिख सकते हैं। अब 15 में से 5 को कॉमन ले लेंगे और +3 ब्रैकेट के भीतर चला जाएगा और हमें 5r + 1 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने सभी धनात्मक संख्याओं का वर्ग ले लिया है और हमें इन पांचों केस में जितने भी रूप मिले हैं उनमें 5q + 2 या 5q + 3 नहीं है, यानी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल है। हम कोई भी एक धनात्मक संख्या लेंगे और उसे n से दिखाएंगे। मान लेते हैं कि हमने 5 ले लिया, यानी n बराबर 5 है, तो n + 2 7 हो जाएगा और n + 4 9 होगा। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 9 ही 3 से विभाजित हो रहा है। फिर से अगली बार हम 10 लेंगे, यानी इसमें हम +2 करेंगे तो 12 मिलेगा और +4 करेंगे तो 14 मिलेगा। इन तीनों संख्याओं में सिर्फ 12 ही 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक वैसे ही हम 11 को लेंगे। अब की बार 2 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा और 4 जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा। इन तीनों में भी 15 ही केवल 3 से विभाजित हो रहा है। बस यही हमारा सवाल है। चलिए अब इसे सिद्ध करते हैं। माना कि n एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3 से भाग देंगे तो हमें 3 रूप 3q 3q + 1 या 3q + 2 मिलेगा, यानी n इन तीनों रूपों में से ही कोई न कोई संख्या होगा। यानी 3q 3q + 1 या 3q + 2 इन तीनों रूपों से हम हर एक धनात्मक पूर्णांक को दिखा सकते हैं। यानी इन तीनों रूपों को हम एक एक करके चेक करेंगे और पहले केस में n बराबर 3q लेंगे। यहाँ n बराबर 3q है, इसमें 3 गुना के रूप में है, यानी n 3 से विभाजित हो रहा है। अब हम n में 2 जोड़ेंगे, यानी हम 3q में भी 2 जोड़ेंगे। यानी हम जब n + 2 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बच रहा है, यानी यह 3 से विभाजित नहीं है। फिर से हम n में 4 जोड़ेंगे तो हम 3q में भी 4 जोड़ेंगे। 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ 3q + 3 3 से पूरी तरह से कट रहा है और शेषफल 1 बच जाएगा, यानी n + 4 भी 3 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने पूरे के पूरे धनात्मक पूर्णांकों के पहले रूप 3q को चेक किया। अभी भी 3q + 1 और 3q + 2 चेक करना बाकी है। तो हमने देखा कि n तो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, लेकिन n + 2 और n + 4 विभाजित नहीं हो रहा है। अब की बार हम 3q + 1 को चेक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि n 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा। हम n में 2 जोड़ेंगे और साथ ही 3q + 1 में भी 2 जोड़ेंगे। 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी यह नंबर 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है।
अब की बार हम n में 4 जोड़ेंगे, यानी हमें दूसरी तरफ भी 4 जोड़ना होगा। यहाँ भी शेषफल 2 बच रहा है, यानी यह भी 3 से विभाजित नहीं है, यानी दूसरे केस में भी n+2 ही केवल 3 से विभाजित हो रहा है। एक और केस बचा है 3q+2, इसे भी चेक करते हैं। हम ऊपर वाले सॉल्यूशन को ही यहाँ लिख देंगे, बस अब की बार तीनों रूपों में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ n बराबर 3q+2 है, यानी n बराबर 3q+2 है, जो कि 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। n+2 भी विभाजित नहीं है। n+4 पूरी तरह से विभाजित है, क्योंकि 3q+3+3 ये तीनों नंबर 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है और शेषफल 0 बच रहा है, यानी इस केस में भी केवल n+4 ही 3 से विभाजित हो रहा है। और इस तरह हमने तीनों केस लेकर इस सवाल को सिद्ध कर दिया। अगले सवाल को देखते हैं। यह सवाल पिछले सवाल जैसा ही है। सवाल यह है कि हमें 3 लगातार आने वाली संख्याएं लेनी है और उनमें से सिर्फ एक ही संख्या 3 से विभाजित होगी। हम 10, 11 और 12 को लेंगे, इसमें से सिर्फ 12 ही 3 से पूरी तरह से विभाजित है। हम 35, 36 और 37 को लेंगे, इसमें से केवल 36 ही 3 से पूरी तरह से विभाजित है। हम किसी भी नंबर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर n 11 हो तो हमें 12 और 13 मिलेंगे। अगर n 12 हो तो हमें 13 और 14 2 और नंबर मिलेंगे, यानी हम कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। यानी n अगर पहली संख्या हो तो n+1 दूसरी संख्या होगी और n+2 तीसरी संख्या होगी। अब यहाँ हम इन तीनों नंबर को 3 से विभाजित कर रहे हैं, इसलिए हम 3q, 3q+1 और 3q+2 का रूप लेंगे। हम इन तीनों फॉर्म से हर एक पूर्णांक को दिखा सकते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक फॉर्म को लेंगे और बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही इसे भी सॉल्व करेंगे। पिछले सवाल और इस सवाल में सिर्फ एक ही अंतर है। पिछले सवाल में n, n+2 और n+4 दिया गया था और इस सवाल में n, n+1 और n+2 दिया गया है। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम RD शर्मा मैथ के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, जो इन्हीं सवालों पर आधारित है।